जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। इंडियन इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी एटसेट्रा, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंडेसेस यानी इंडेक्स। उसी सीरीज में हम आज जो डिस्कस करेंगे वो मॉनेटरी सिस्टम, और रेगुलर हमारी क्लासेस जीएस, प्रीलिम और मेंस इंडियन इकोनॉमी के रेगुलर टॉपिक डिस्कस होते रहेंगे आज से। इस कड़ी में आज का जो हमारा डिस्कशन है वो मॉनेटरी सिस्टम, उसके बाद नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट उसी में आ जाएंगे सब, और फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंटरनेशनल ट्रेड और कुछ फॉरेन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। इस प्रकार के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के संबंध में हैं, और यूपीएससी में लगभग प्रीलिम की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चंस है इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि जो भी क्वेश्चंस लास्ट एग्ज़ाम में पूछे गए और जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं उनका हम एक इनकम्पास करेंगे, और सिलेबस को रेगुलर प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स के फॉर्मेट में आपको डिक्टेट करेंगे, या अगर आप लेक्चर रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको एक प्रॉपर वे में नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम, इस कड़ी में हम पहले जान लें व्हाट इज मनी। मनी क्या है? इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज ए मीन्स फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी is a common measure of value, common measure of wealth and asset. It is a unit of account. मनी क्या है? It is a store house of wealth. तो मनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मनी का प्रचलन कब हुआ? कब ह्यूमन काइंड से या ह्यूमन बीइंग ने मनी को यूज़ करना स्टार्ट किया? तो ह्यूमन बीइंग की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, जब से वो स्टार्ट होती है या उसका जेनेसिस होता है तभी से मनी का यूज़ है होता चला रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पैलियोलिथिक इरा, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, जो अर्ली एंशिएंट पीरियड है, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जब स्टार्ट होता है, ये होमो इरेक्टस यानी कि ह्यूमन जो है थोड़ा सा अपराइट मैन बन गया, यानी झुक करके चलता था और इस तरह से थोड़ा सा इस तरह सीधा हो गया, तो होमो इरेक्टस यानी कि अपराइट मैन हो गया। उसके बाद होमो सैपियन यानी कि जो प्रेजेंट टाइम का ह्यूमन बीइंग है, सैपियन मीन्स वाइजर मैन, तो उसने सिविलाइजेशन को एडवांस किया, ह्यूमन सेटलमेंट्स, फूड जनरेशन, और उसका सिस्टम प्रॉपरली जनरेट कर लिया। तो इस आधार पे फूड ग्रेन ही हमारा मीन्स ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट टाइम रहा होगा, ये गेस किया जा सकता है। तो फर्स्ट टाइम मनी के तौर पे जो कमोडिटी यूज हुई वो आपका फूड ग्रेन रहा होगा। सॉरी। अगर हम बात करें करंट टाइम पे वर्ल्ड की करेंसीज में सबसे ओल्डेस्ट करेंसी कौन सी है जो आज भी प्रचलन में है, तो वो आपका यूके की जो पौंड है, स्टर्लिंग, जो कि 8वीं शताब्दी से रेगुलर आज भी
प्रचलन में है और उससे उसका यूज 8वीं शताब्दी से अब तक चला आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम एक पॉइंट लिख लें मनी के बारे में और उसके बाद सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज मनी? मनी ये कोई भी चीज हो सकती है जो स्टैंडर्ड के तौर पे हम यूज करें और ये मान लें कि ये मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, मीन्स ऑफ पेमेंट है। गुड्स और सर्विसेज को खरीदने बेचने में उसको मीन्स के तौर पे, साधन के तौर पे यूज किया जाए तो उसी को हम मनी कहते हैं। ठीक है, मनी का मतलब क्या है? इट इज एनीथिंग, क्या है? इट इज एनीथिंग जनरली accepted as a medium of exchange, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि मीन्स ऑफ पेमेंट, मीन्स ऑफ पेमेंट एंड कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये मनी है। ठीक है, ये बेसिक मतलब की डिफिनेशन है मनी का। अगला पॉइंट क्या है? कैन इकोनॉमी एग्जिस्ट विदाउट द मनी? क्या बिना मनी के यूज किए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज या बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या पॉसिबल है? हाँ, बिना मनी के भी इकोनॉमी एग्जिस्ट कर सकती है। तो सवाल है कि कैन इकोनॉमी एग्जिस्ट विदाउट द मनी? एस लाइक ए बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। मनी it may be in the form of commodity, या may be my means it may be the physical form or intangible asset. मनी टेंजेबल भी हो सकती है और इंटेंजेबल भी हो सकती है। अगर हम फिजिकल फॉर्म मतलब कि टेंजेबल, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, दैट कैन बी टच्ड, जो कि टच करके देखा जा सकता है, जिसका एक फिजिकल फॉर्म हो, दैट इज टेंजेबल। तो मनी कैन बी इन द टेंजेबल फॉर्म, टेंजेबल शेप, लाइक करेंसी, नोट, टोकन करेंसी, दीज आर द टेंजेबल फॉर्म। इनटेंजेबल मीन्स जो खाली महसूस यानी फील किया जा सकता है, उसको हम टच नहीं कर सकते, लाइक ऑनलाइन पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी। तो दीज आर द इनटेंजेबल फॉर्म ऑफ मनी। तो अगला पॉइंट हमने कहा कि मनी के बिना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गतिविधियां हो सकती हैं, गुड्स और सर्विसेज खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं बिना मनी के। तो ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल विदाउट द मनी। और इकोनॉमी भी पॉसिबल है किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी की। मनी ये बेसिक एक प्रकार का ट्रांजैक्शन सिस्टम है जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड होती है और ये एक स्टैंडर्ड होता है इसका, और ये प्रचलन में रहता है, पब्लिक में इसका ट्रस्ट होता है, बिलीफ होता है, भरोसा होता है। अब गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज्ड करती है या प्रॉमिस करती है कि अगर कोई भी लॉस ऑफ वेल्थ या वैल्यू ऑफ मनी, मनी का कोई लॉस होता है, उसका वैल्यू डिग्रेड होता है टाइम के आधार पे भी, तो गवर्नमेंट उसको प्रॉमिस करती है कि गवर्नमेंट बियर करेगी। यही मनी है। अगला हमारा सवाल ये है कि क्या मनी में और करेंसी में डिफरेंसेस हैं? ठीक है, तो एक पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर ले, 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं, करेंसी एंड मनी। ठीक है, क्या है? मनी एंड करेंसी, मनी वर्सेस करेंसी। ठीक है,
क्या मनी और करेंसी में डिफरेंस है? तो मनी क्या है? ये ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है। मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यूज, स्टोर ऑफ वेल्थ। करेंसी क्या है? ये नैरो कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। करेंसी क्या है? इट इज ए सबसेट ऑफ मनी। ये मनी का ही एक सब पार्ट है, सब मतलब कि उसी का ही एक अंश है। तो पॉइंट हो जाएगा सबसेट ऑफ मनी। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें तो ज्यादा बेटर होगा। मान लेते हैं कि एक वेन डायग्राम मैंने बनाया, ये क्या है? ये आपका मनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सपोज दैट ये करेंसी हमने यहां पे बना दिया, सीफा करेंसी। तो करेंसी मनी का एक अंश है, एक पार्ट है। ऑल करेंसीज आर मनी, ये ट्रू है। बट ऑल मनीज आर नॉट करेंसी, क्योंकि ये वाला हिस्सा कहाँ करेंसी है? ओनली यही हिस्सा करेंसी है। तो हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सम करेंसी और मनी या मे बी द मनी। जैसे कि है ऑल करेंसीज आर मनी बट ऑल मनीज आर नॉट करेंसी, सम करेंसी मे बी द मनी। ठीक है। इट मे बी द टेंजेबल एंड इनटेंजेबल। क्या है ये? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, दोनों फॉर्म में हो सकता है मनी। करेंसी ओनली टेंजिबल फॉर्म में ही होता है। अगर हम टेंजिबल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, जैसे मान के चलिए कि करेंसी यानी कि कॉइन, कॉइन, नोट्स या बुलियन, जो भी सोसाइटी में एक्सेप्टेड हो और उसको मान्यता प्राप्त हो, लोग उसको मनी एक पार्टिकुलर वैल्यू के आधार पे मानते हो, तो वो टेंजिबल उसमें आ जाएगा। इनटेंजिबल की अगर बात करें, जस्ट लाइक द ऑनलाइन पेमेंट, आपका डिजिटल करेंसी, और जो भी क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इस प्रकार के जो भी करेंसीज हैं वो सब आपके इनटेंजिबल में आ जाएंगे। अगर हम टेंजिबल की बात करें इसमें करेंसी की उसमें, तो इसमें नोट्स और कॉइन्स ओनली है। ठीक है, कॉइन्स, यहाँ बुलियन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि करेंसी जो है एक गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है और गवर्नमेंट उस पर प्रॉमिस करती है उसकी जो वैल्यू है उसके लिए। ठीक है, retains its value and worth but losses may losses its value। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा है कि रिटेन वैल्यू ओवर टाइम। मनी का पॉइंट हो जाएगा ये रिटेन वैल्यू ओवर टाइम, मे बी, ठीक है, बस जरूरी नहीं, मे लॉस इट्स वैल्यू ओवर टाइम, में लॉस वैल्यू ओवर टाइम। जब मनी की वैल्यू लॉस हो एक पार्टिकुलर टाइम पे गुजरने पे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए मनी और करेंसी में। नेक्स्ट फर्दर अगर डिफरेंसेस की बात करें तो इट इज ट्रस्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। ट्रस्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। इट इज करेंसी ऑलवेज इशूड बाय द गवर्नमेंट। करेंसी ऑलवेज इशूड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड। मनी जैसे बुलियन भी हो सकता है, करेंसी नोट्स भी हो सकता है, डिजिटल पेमेंट भी होता है।
यहाँ पे सेलेक्टिव आइटम्स है जो कि करेंसी हो सकते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं मनी और करेंसी की अगर हम बात करें। इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ मनी है। क्या है? फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मनी के, उसको अब हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो हमारा फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी क्या है? ये मीडियम है एक्सचेंज का। ठीक है, मनी एक मीडियम है एक्सचेंज का, यानी कि कमोडिटीज या गुड्स और सर्विसेज उसको बेचे और खरीदे जाते हैं मनी से। मनी एक साधन है जिसके द्वारा हम गुड्स और सर्विसेज बेचते या खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरलाइज्ड एक्सेप्टेंस होता है इसका सोसाइटी में। ठीक है, मनी क्या है? इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज commodities are exchanged through the medium of money, through the medium of money, because it has generalized acceptance। क्यों ये आप मीडियम के तौर पे यूज करते हैं? क्योंकि जनरलाइज एक्सेप्टेंस होता है सोसाइटी में। जनरल लोग, आम तौर पे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको मान्यता देते हैं, इसीलिए। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पे हम बार्टर सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये डिटेल में एग्जांपल के तौर पे आपको प्रेजेंट करेंगे कैसे ये मीडियम है। ठीक है, इट फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड, इट फैसिलिटेट for transaction of goods and services, it helps in buying goods and services. So through the uses of money we exchange the goods and services. Its mean whole economic activities are run by this particular medium, और this medium is money। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। क्या है ये? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू या बेसिक यूनिट ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं इसको हम। बेसिक यूनिट ऑफ अकाउंट, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, goods and services are measured over a standard, और this standard is money। हम मनी के टर्म में ही सारी कमोडिटीज का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, मनी के आधार मान करके हम उसी के आधार पे ही गुड्स और सर्विसेज का वैल्यूएशन करते हैं। सपोज दैट एक हमारे पास पेन है और एक पेंसिल है। एक पेन इक्वल है 5 पेंसिल के। क्या है? 1 पेन इक्वल है 5 पेंसिल के। ऐसा पॉसिबल है? मान लेते हैं कि जो पेंसिल बच्चे यूज करते हैं वही। अगर हमारे पास कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इसके वैल्यू का हम कोई कॉमन मेजर लेकर के आए। हमने कॉमन मेजर के तौर पे यहां पे रूपी को लेकर के आए। सपोज दैट कि 1 पेन का हमने यहां पे रुपीज लिख दिया 10, मतलब कि 10 रुपीज। ठीक है, एक पेन की कीमत हमने कितनी लिख दी? 10 रुपीज। तो इसका मतलब कि 5 पेन कितनी रुपीज का हो जाएगा? वो भी 10 रुपीज का रहेगा। 10 रुपीज का 5 पेन भी होगा, तो 5 पेंसिल कितने रुपीस का होगा? 10 रुपीस का होगा। तो
तो अब सिंगल एक पेंसिल की अगर बात करें वो कितने की हो जाएगी, तो एक पेंसिल आपकी यहां पे कीमत हो जाएगी कितने, 2 रुपीज की। तो 2 रुपये में एक पेंसिल की कीमत है। दैट इज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हम मनी के थ्रू ही किसी भी गुड्स की का वैल्यूएशन करते हैं। असेट और वेल्थ का वैल्यू किसके आधार पे नापते हैं, इसके मनी के आधार पे। तो यहां पे हमने इस मनी के आधार पे पेंसिल की कीमत निर्धारित कर ली कि जहां एक पेन में हम 5 पेंसिल खरीद सकते थे, इसका मतलब कि एक पेंसिल हम 2 रुपये में खरीदते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसमें एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ ऑल कमोडिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एक पॉइंट ये आप लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैल्यूज ऑफ ऑल कमोडिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। जैसे देखिए, हमें खाली इतना ही पता था कि एक पेन की कीमत 5 पेंसिल के बराबर है। फिर हमको किसी ने यह बताया कि एक पेन की कीमत 10 रुपये की इक्वल है, या 10 रुपये में एक पेन मिलता है। तो हम इस आधार पे यहां तक निष्कर्ष पर पहुंच गए कि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये होगी। तो ये गुड्स हो या कमोडिटीज हो या सर्विसेज कुछ भी, उसका हम वैल्यूएशन जो है मनी के आधार पे आसानी से कर सकते हैं। अब ये हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है इसमें, बट यहाँ पे एक हमने यूनिट ऑफ अकाउंट निर्धारित कर लिया, दैट यूनिट ऑफ अकाउंट इज मनी। और इस यूनिट के आधार पे कि एक पेंसिल 2 रुपये में मिलता है, तो इसका मतलब कि 10 रुपये में एक पेन मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज है। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, अगला हमारा पॉइंट है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। पहले हम जान लें व्हाट इज डिफर्ड पेमेंट। क्या है डिफर्ड पेमेंट? डिफर्ड पेमेंट मीन्स द पेमेंट व्हिच इज मेड इन फ्यूचर। द पेमेंट व्हिच इज मेड इन फ्यूचर। तो स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट से तात्पर्य है कि इट मेड द पेमेंट, इट मेड ए स्टैंडर्ड फॉर द पेमेंट इन फ्यूचर। हम फ्यूचर में किसी भी पेमेंट का एक पैमाना या एक स्टैंडर्ड अगर निर्धारित करना चाहें तो उसके लिए हमको मनी का सहारा लेना पड़ेगा, और उस मनी के आधार पे हम फ्यूचर जो मॉनेटरी पेमेंट ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल कर पाएंगे। इट हेल्प्स फॉर द फ्यूचर मॉनेटरी ऑब्लिगेशंस। इट असिस्ट इन फ्यूचर मॉनेटरी ऑब्लिगेशन। इट हेल्प्स फॉर फ्यूचर मॉनेटरी पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट। अगर कोई आप लोन लेते हैं या कोई क्रेडिट है आपका यानी उधार लेते हैं, तो उसके लिए पेमेंट का एक अच्छा साधन फ्यूचर में, ताकि वैल्यू डिग्रेड ना होने पाए, ये मनी ही है। तो इट रिटेन्स वैल्यू ऑफ वेल्थ कमोडिटी दैट इन टर्न हेल्प्स फॉर फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे लिखा जा सकता है, इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, इट प्रोवाइड एन स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, ये फ्यूचर पेमेंट में भी हमको सहायक है। अगला पॉइंट क्या है, स्टोर ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा स्टोर ऑफ वेल्थ। मनी के द्वारा हम किसी भी वेल्थ का वैल्यूएशन कर सकते हैं आसानी से, और इसको अगर हम अपने पास एज ए वेल्थ भी स्टोर कर लेते हैं,
क्यों? क्योंकि इसमें हम टीयर वियर एंड टीयर मतलब कि लॉसेस, फ्यूचर लॉसेस के चांसेस कम होते हैं, या टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें हमें लॉसेस के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम ऐसे स्टोर ऑफ वेल्थ भी इसका यूज कर सकते हैं। ये भी एक क्वालिटी मनी की या फंक्शन, ठीक है। तो मनी अलाउज पीपल टू स्टोर वेल्थ एंड वैल्यू ओवर टाइम। एक पॉइंट इसमें यह है कि मनी अलाउज पीपल टू स्टोर वेल्थ एंड वैल्यू आर वेल्थ, ठीक है, इन फ्यूचर या फॉर फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मनी इज ड्यूरेबल, मतलब कि ये फ्यूचर में भी इसका वैल्यू डिग्रेड नहीं होगा, ये रिटर्न रहेगा। जिस तरह एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन मैंने किया था कि रिटर्न वैल्यू ओवर टाइम, तो इसी वजह से इसको हम फ्यूचर वेल्थ के तौर पे भी स्टोर कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? लिक्विड होता है या लिक्विडिटी। क्या है ये? नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा लिक्विडिटी। मनी कैन बी कन्वर्टेड इजिली इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। हम मनी के द्वारा गुड्स और सर्विसेज का परचेज कर सकते हैं या उसको दूसरी शक्ल में गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या गुड्स और सर्विसेज को मनी के द्वारा एक्सचेंज किया जा सकता है या कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हाईली लिक्विड असेट होता है मनी, ठीक है, हाईली लिक्विड असेट होता है मनी, जो कि गुड्स और सर्विसेज या किसी भी कमोडिटी में आसानी से कन्वर्टेबल होता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक्सेप्टेबिलिटी। क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी। ये सब फंक्शंस हैं मनी के, सोसाइटी के द्वारा मोस्टली एक्सेप्टेड होती है मनी, ठीक है, हर कोई इसको रिकॉग्नाइज करता है और ट्रस्टेड होता है, और ट्रस्ट के आधार पे ये मान्यता प्राप्त होती है इसमें, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ मनी, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है इसी में हिस्ट्री ऑफ मनी। पहले नंबर पे अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ मनी की, तो फर्स्ट टाइम जो मनी यूज में आई वो आपका बार्टर, मतलब कि मनी यूज में नहीं आई उससे पहले बार्टर सिस्टम प्रचलन में था। जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया, और आपके इकोनॉमी के जो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई, उसी प्रकार मनी का रूपरेखा भी बदलता चला गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे जो हिस्ट्री की अगर बात करें मनी की, तो वो क्या है? बार्टर सिस्टम है। तो हिस्ट्री ऑफ मनी हो जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मनी। फर्स्ट नंबर पे क्या है? बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम। If we are talking about the history of money, it depends upon advancement of the society and advancement of the technologies. As much as human civilization advanced and upgraded, the form of money is further changed to help in trade and transaction of goods and services. Barter system is the first for most things that used in economic transaction for the payments. It is also called commodity economy.
इकोनॉमी विदाउट द मनी, हम बार्टर सिस्टम को क्या कह सकते हैं? कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी या इकोनॉमी विदाउट द मनी। तो ये क्या है आपका बार्टर सिस्टम में होता क्या था? कमोडिटी कमोडिटी एक्सचेंज होता था, ठीक है। इसीलिए इसको कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी भी कह सकते हैं। कमोडिटी टू सर्विसेज एक्सचेंज होता है इसमें, कमोडिटी टू सर्विसेज एक्सचेंज, ठीक है। कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा मतलब कि एग्जांपल इसमें क्या है? जजमानी सिस्टम। तो इट इज एन इकोनॉमी इन विच commodities and services are exchanged with commodities and services. What is barter system? It is an economy in which goods and services are exchanged with the goods and services. For example, the जजमानी सिस्टम। मान लेते हैं कि जजमानी सिस्टम अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, क्या है जजमानी सिस्टम? मिडिवल इंडिया की अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे जजमानी सिस्टम प्रिवेल्ड करता था। एक होता है जजमान, क्या होता है? जजमान। एंड दूसरे होते थे कमीन। जजमान का मतलब होता है जैसे लैंडलॉर्ड एंड पैट्रॉन्स। कौन होते हैं ये जजमान? लैंडलॉर्ड्स एंड पैट्रॉन्स। कमीन मीन्स सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए आप, वॉशरमैन यानी धोबी, बार्बर, ठीक है, दीज आर द सर्विस प्रोवाइडर। जजमान का मतलब ये है कि जैसे ये धोबी इनके पूरे घर का कपड़ा धुलता था, या ये जो बार्बर है नाई इनके घर का पूरा बाल काटता था, और उसके एवज में उसको मनी नहीं मिलती थी। जब भी फसल की कटाई होती थी उस टाइम पे पूरे साल का खर्चा या मेहनताना कह लीजिए इन बार्बर को या वॉशरमैन को मिल जाता था अनाज की शक्ल में, यानी कमोडिटी की रूप में, ठीक है। तो ये एक प्रचलन था, दैट इज कमोडिटी टू सर्विसेज हो जाएगा। क्या मैंने पॉइंट बोला? कमोडिटी टू सर्विसेज एक्सचेंज होता था। ऐसे कमोडिटी टू कमोडिटी, कमोडिटी टू सर्विसेज एक्सचेंज हुआ करते थे उस टाइम। आज के टाइम में अगर आप इंडिया की बात करें तो जो ट्राइबल सोसाइटी है वहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसी प्रैक्टिस है कि जैसे अनाज से महुआ, अनाज से कुछ जड़ी बूटी, ठीक है, अनाज के बदले लकड़ियाँ जंगल की, ये एक्सचेंज होती रहती हैं। दैट इज कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज बार्टर सिस्टम में। अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जो ट्राइबल हैं या प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स था, जो जजमान ये बार्टर सिस्टम था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम्स को देखते हैं। फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और दूसरे नंबर पे वैल्यूएशन की समस्या आती थी। क्या है वैल्यूएशन? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की अगर हम बात करें, सपोज दैट ये कारपेंटर है, एग्जांपल के तौर पे यहां देखें, अगर ये कारपेंटर है यानी बढ़ई, इसके पास चेयर है, इतने चेयर यानी कुर्सी बनाई, और इसको रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी वांट क्या है, वीट की है, ठीक है। तो ये अपनी चेयर जो है लेकर के जाएगा किसके पास? फार्मर के पास, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट क्या है, नीड्स इसकी क्या है, वीट की है। तो ये अपनी चेयर सेल करेगा फार्मर को, और फार्मर से
उसके बदले क्या मांगेगा? अनाज मांगेगा, वीट। ठीक है। अब जब ये फार्मर के पास जाएगा तो फार्मर, मान के चलिए कि 3 प्रकार के फार्मर यहाँ पे मौजूद हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 प्रकार के फार्मर हैं। पहले फार्मर ने कहा कि हमारे पास वीट नहीं है, यानी डिफिसिट है पार्टिकुलर उस कमोडिटी की। क्या है? डिफिसिट है। तो इससे डील नहीं हो पाएगी, डील वही ब्रेक डाउन हो जाएगी। दूसरे फार्मर के पास गया, उसने कहा कि हमारे पास वीट का तो सरप्लस है। क्या है? वीट का सरप्लस है, बट हमें कुर्सी की जरूरत नहीं है, यानी कि वांट जो है चेयर की इसको नहीं है दूसरे वाले को। ठीक है, दूसरे वाले को कुर्सी की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे एक पॉइंट मैंने लिखा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दोनों के वांट्स एक साथ मैच कर जाएं, दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स है, वो मैच होना चाहिए। तो इसने कहा हमारे पास गर्चे वीट सरप्लस है, बस हमें कुर्सी की जरूरत नहीं है। वो फर्दर तीसरे फार्मर के पास जाएगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा, फिर ये कहेगा कि हमारे पास वीट का तो सरप्लस है। ये क्या पॉइंट है? वीट है सारे, मान लेते हैं ये वीट। ठीक है, ये वीट है, यहाँ पे सरप्लस था, इसके पास भी सरप्लस है। और इससे कहा कि आपके पास वीट का सरप्लस है, तो इसने कहा हमारे पास सरप्लस वीट पैदा हुआ था। आपको कुर्सी की भी जरूरत है, तो इसने कहा कि हाँ एस, हमें वांट है किसकी? चेयर की। तो चेयर की इसको वांट है बाई चांस। फाइनली ये कारपेंटर ये तीसरे नंबर का जो फार्मर है उससे डील करेगा और उसको सेल कर देगा फार्मर को, इस वाले फार्मर को, क्योंकि इसके पास वीट सरप्लस है और साथ में साइमल्टेनियसली इसको रिक्वायरमेंट्स है, वांट है किसकी? चेयर की। इस प्रकार इसको वीट चला जाएगा, इसके पास चेयर चला जाएगा। कितना टफ था ट्रांजैक्शन। ठीक है, मनी आ गया आपका यहां पे। मनी ने ये समस्या जो है दूर कर दी। सपोज दैट सेम कारपेंटर है आज के टाइम का, आज भी वही कारपेंटर है, इसने चेयर बनाया या मैन्युफैक्चर किया और चला गया ये फार्मर के पास, इसको सेल कर दिया फार्मर को। फार्मर ने इसको एवज में क्या दे दिया? रूपी दे दी। ठीक है, अब ये बंदा के पास पैसा आ गया, यहां पे रूपी आ गया। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, और 1 महीने 1 साल के बाद भी जब इसको वीट की जरूरत पड़ेगी तब ये फर्दर जाएगा इस वीट को लेकर के खरीदने के लिए। यहाँ पे ये रूपी जो है उसको दे देगा और उसके एवज में यहाँ पे वीट ले लेगा। ये सेल था और ये परचेज वाली कंडीशन आ गई। सेम दोनों कंडीशन है, आप देखिए जरा। ठीक है, इसने सेल किया, बदले में उसको पैसा मिला। पैसे से क्या है? एक तो इसकी चॉइस, कितना अमाउंट वीट खरीदना चाहता है उतना ही खरीदेगा फ्यूचर में। दूसरे नंबर में ये फ्यूचर पेमेंट का साधन बन जाएगा। तीसरे नंबर में स्टोर ऑफ वैल्यू है मनी ये। चौथे नंबर में ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। देखिए, ये सेल किया, पैसा आया इसके पास, फिर इस पैसे से परचेज किया वीट, पहले पैसा इसको दे दिया, फिर बदले में वीट ले लिया, तो ये क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वैल्यूएशन। ठीक है, मनी जो होती है आपकी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये पॉइंट मैंने यहां मेंशन किया था, जो सेकंड नंबर का पॉइंट था फंक्शन में। ठीक है, अब देखिए, इस वाली कंडीशन में इसको ये नहीं पता कि एक चेयर में कितना किलोग्राम वीट मिलेगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन में इसको पता है कि जो चेयर है उसकी कीमत मान के चलिए 200 रुपीज है। ठीक है, 200 रुपीज। तो इसने जब चेयर इसको बेचा तो इसके पास कितना रुपया यहां पे आ गया?
200 रुपीज आ गए। अब इस 200 रुपीज से इसने जो वीट परचेज किया, तो वीट की कीमत कितनी है, मान के चलिए कि 20 रुपीज केजी है ना, 20 रुपीज केजी जो है पर केजी वीट की कीमत है। तो उसी हिसाब से इसको पता चल जाएगा कि टोटल कितने केजी वीट खरीद लेगा। तो ये 10 केजी वीट ये खरीद लेगा, परचेज कर लेगा। तो यानी कि एक चेयर की कीमत वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 केजी ही हुई। ठीक है, तो ये क्या है कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इस वाली कंडीशन में जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे पास आ गया, तो इसने इसका वैल्यूएशन की जो समस्या थी, ये प्रॉब्लम मैंने बताया कि दो प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो यहाँ पे देखिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली समस्या मैंने मेंशन किया। और ये मनी क्या है, ये सॉल्यूशन आ गया। मनी क्या है, ये दैट इज द सॉल्यूशन। और ये मनी ने पहले नंबर पे सॉल्यूशन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसका सॉल्यूशन मीडियम ऑफ एक्सचेंज से कर दिया। और दूसरे नंबर पे ये जो वैल्यूएशन वाली प्रॉब्लम थी, इसका समाधान मनी किससे, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब वो कॉमन मेजर है, यानी चेयर की पहले हम मेजर कर लिए वैल्यू क्या है, उसके आधार पे वीट की वैल्यू उसने कारपेंटर ने मेजर कर लिया, और उसी के आधार पे उतना अपने रिक्वायरमेंट्स के आधार के हिसाब से उसने एक्सचेंज किया या सेल बाई किया, जो भी कहिए आप। ये पॉइंट्स हो गया आपका बार्टर सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में ही है आपका कमोडिटी मनी। अगला पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आपका बार्टर सिस्टम हो गया, और सेकंड नंबर पे कमोडिटी मनी। अगर हम कमोडिटी मनी की बात करें, तो उसमें आप एंशियंट पीरियड में जाएंगे, तो 3000 BC से लेकर के 2000 BC के आसपास आप देखिए, तो क्या प्रचलन में था। जैसे कमोडिटी मनी में आपका शेल, कौरी शेल होता था ना, कौरी शेल है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जैसे कि बीड्स, ठीक है, ग्रेन्स, और आपके क्या कहते हैं, शेल हो गया, बीड्स हो गया, ग्रेन हो गया। बाद के टाइम पे जो मतलब कि जो सुपारी होती है, ठीक है, बिटल क्या है, सुपारी जो है वो है आपका। उसके अलावा साल्ट भी है, लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो कम्युनिटी मनी के तौर पे सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे बार्टर सिस्टम है, और सेकंड नंबर पे आपका ये है कम्युनिटी मनी, ये यूज़ होने लगी। ठीक है, ये अभी आप एंशियंट पीरियड में ही चल रहे हैं, वर्ल्ड में भी और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ये कम्युनिटी मनी का यूज जो था आपका 3000 BC से लेकर के 2000 BC के आसपास, यानी कि जो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें बीड्स, मोहर, इस तरह बहुत सारे स्टैम्प होते नहीं थे, कौरी शेल, ये इस प्रकार के बहुत सी चीज़ें यूज़ की जाती थी। साल्ट तो ये मिडल हिस्ट्री में आ जाता है, उस टाइम से यूज़ होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि मेटल कॉइन। ठीक है, थर्ड नंबर का जो है आपका मेटल कॉइन। अगर हम बात करें मेटल कॉइन्स, मेटल कॉइन का मतलब कि कॉइन मेड अप ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स लाइक सिल्वर, कॉपर इनिशियली, लेटर यूज्ड गोल्ड आल्सो, या ब्रॉस, ब्रॉन्ज, different type of coin made up of different metals, and these are used in different countries, varies countries to country, region to region, kingdom to kingdom. Metallic value also depends over the dynasties, यानी कि over rulers economic condition, ठीक है, या अवेलेबिलिटी ऑफ पार्टिकुलर मेटल इन ए पार्टिकुलर रीजन। तो मेटल कॉइन ये प्रैक्टिस में कब था, सबसे पहले अगर हम देखें हिस्ट्री में, तो लीडिया करके कोई जगह पड़ता है टर्की में, वहां पे यूज में था। क्या जगह का नाम है, लीडिया, LYDIA, लीडिया। लीडिया ये कहाँ पड़ता है, टर्की में, जो तुर्की आज कहलाता है, वहां पे पहली बार मेटल कॉइन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यूज किया जाता था।
इंडिया की अगर बात की जाए तो ये बात कब की है, डूरिंग 600 BC। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, मान ली इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे महाजनपदा पीरियड का टाइम कहलाता 600 BC में। क्या था ये महाजनपदा? महाजनपदा का मतलब कि जैसे वज्जी, कौशल, काशी, मगध अंपायर यानी हर्यंक डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, तो दीज वर दी महाजनपदा पीरियड। ठीक है, महाजनपदा पीरियड इंडिया में कब था? ये 600 BC की बात है, 600 BC में। महाजनपदा पीरियड में इंडिया में जो मेटलिक कॉइन यूज होता था, मेटल का बना हुआ, उसको पण कहते थे। ठीक है, पण ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल इन मेटल कौन सा यूज होता था, किसका बना रहता था? ये बना रहता था आपका सिल्वर और कॉपर का, नॉट गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। क्योंकि जो इंडो ग्रीक थे वो फर्स्ट टाइम, जो कि 200 BC में आते हैं, फर्स्ट टाइम गोल्ड के कॉइन वही यूज करना स्टार्ट किए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पंचमार्ड कॉइन था ये, यानी उस पर से मोहर लगा दिया जाता था। ये जो मेटलिक कॉइन है, इसके कैरेक्टर की बात करें, ये ड्यूरेबल था। क्या था ये? इसके कंपैरिजन में कमोडिटी मनी, जैसे देखिए भाई, इसमें क्या है कि वेयर एंड टेयर, लॉसेस ऑफ उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू यानी मेटलिक वैल्यू, ठीक है, कमोडिटी वैल्यू लॉस हो सकती थी ना इसमें। उसके बाद क्या है कि उसको कैरी करने में दिक्कत आ सकती थी, तो ये सब इसके साथ समस्याएं थी। जब मेटल कॉइन है, ये फर्दर अपग्रेडेशन था इसका और उसका बार्टर सिस्टम का। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे देखिए इसकी फीचर्स हैं, क्वालिटीज, कि ड्यूरेबल था ये मेटलिक कॉइन। ड्यूरेबल का मतलब कि लॉन्ग लाइफ हुआ करती थी, आसानी से वो मिट नहीं जाएगा या उसका वैल्यू लॉस नहीं होगा, ड्यूरेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पोर्टेबल था। पोर्टेबल का मतलब कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उसको कैरी करके ले जाया जा सकता था, और वहां पे कोई चीज सेल और परचेज की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ड्यूरेबल, पोर्टेबल एंड डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब कि डिवाइड करना नहीं होता है। जैसे कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेशन यानी कि लोअर डिनोमिनेशन और अपर डिनोमिनेशन, उन दोनों में उसको डिवाइड किया जा सकता था। जैसे आज के टाइम पे हम पैसा रुपये में कन्वर्ट करते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ही डिफरेंट मेटल जैसे सिल्वर है, कॉपर, उससे नीचे की जो मेटल रहा होगा कोई, ठीक है, उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो है इजी फॉर ट्रेड, अगला क्या है कैरेक्टर इसका, इजी फॉर ट्रेड। ये सारे कैरेक्टर हुआ करते थे, उसके लिए ये मेटलिक कॉइन ने बहुत ही आसान कर दिया ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और परचेज को। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इसी कड़ी में पेपर मनी आता है। कौन सा मनी यूज होता है? चौथे नंबर पे पेपर मनी। देखिए फोर्थ नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा हमारा पेपर मनी। पेपर मनी सबसे पहले वर्ड में कहां पे यूज हुआ? ठीक है, एक वर्ड आप हिस्ट्री के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक वर्ड आता है इंट्रोड्यूस। तो इंट्रोड्यूस का मतलब कि फर्स्ट टाइम कोई चीज अगर कहीं यूज होती है या वहां पे लॉन्च होती है तो उसको कहते हैं इंट्रोड्यूस। तो फर्स्ट टाइम, ठीक है, पेपर मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। ठीक है, पेपर मनी सबसे पहले दुनिया में कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था? चाइना में। ठीक है, बाय तांग डायनेस्टी। ड्यूरिंग 600 से लेकर के 900 AD। अब AD आ गया यहाँ पे, तो क्रिश्चियन इरा हुआ करता था, सॉरी BC था। ठीक है, और ये आपका AD आ गया, यानी कि बाद के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस किया गया तांग डायनेस्टी के द्वारा।
इसमें एक कैरेक्टर क्या थी, इनिशियली बैक्ड बाय द प्रीसियस मेटल, एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इनिशियली बैक्ड बाय प्रीसियस मेटल, है नहीं, प्रीसियस मेटल, यानी कि अपने पास उतना मेटल वर्थ या वैल्यू का जो मेटल है प्रीसियस मेटल, वो पार्टिकुलर रूलर अपने पास रख लेता था और उसके एवज में एक पेपर पे छपा हुआ कुछ है फिगर और अमाउंट लिखा हुआ मान लेते हैं, वो सर्कुलेट कर दिया जाता था इकोनॉमी में। ठीक, ये पेपर मनी कितना अर्ली टाइम पे यहाँ पे इसी का लगा करके मोहम्मद बिन तुगलक ने इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया। टोकन मनी था, जबकि उसका यानी कि मेटल मनी से ही मिलता जुलता है टोकन मनी, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे मनी टाइप में, तो उसने यूज किया बट वो सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, पेपर मनी के बाद अगला आपका जो है 5th नंबर का पॉइंट है मॉडर्न बैंकिंग एंड फिएट मनी। मॉडर्न बैंकिंग एंड फिएट मनी का मतलब कि पेपर मनी तो एडवांस में आपका यहाँ आ चुका था, इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो ये फर्स्ट टाइम पे मॉडर्न बैंकिंग का कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप। ठीक है, ड्यूरिंग रिनेसा पीरियड, ड्यूरिंग रिनेसा। ठीक है, रिनेसा पीरियड के टाइम पे ये आपका मॉडर्न बैंकिंग कॉन्सेप्ट आया और इसमें भी इनिशियली बैक्ड बाय प्रीसियस मेटल, इनिशियली बैक्ड बाय प्रीसियस मेटल। ठीक, लेटर बैक्ड बाय गवर्नमेंट प्रॉमिस, लेटर बैक्ड बाय गवर्नमेंट प्रॉमिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका फिएट मनी, करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन ए प्रॉमिस, करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट बैक्ड विथ प्रॉमिस, बैक्ड विथ गवर्नमेंट प्रॉमिस या गवर्नमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पे जो फिएट मनी है इसमें क्या कंडीशन है, इसी को हम कहते हैं फिएट मनी। ठीक है, जब मनी इशू किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा और गवर्नमेंट उस पर कोई मेटलिक वर्थ या मेटल की कोई वैल्यूएबल थिंग्स अपने पास ना रखे, बस वैसे मनी सर्कुलेट कर दे, बट ये प्रॉमिस दे कि हाँ इस पे अगर कोई भी आपका लॉस होता है, जो भी मनी का बियरर है, तो हम बियर करेंगे। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रस्ट जताया जाता है सोसाइटी में या इकोनॉमी में, और इस मनी को कहते हैं हम फिएट मनी। एक बार और समझिए, मॉडर्न बैंकिंग एंड फिएट मनी पहली बार ये यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया। मॉडर्न बैंकिंग यानी कि मॉडर्न मनी जो आज के टाइम पे लगभग प्रचलन में है, मोस्टली ये नोट्स का रहता था, पेपर करेंसी, पेपर की पे ही रहता था। ये कुछ कॉइन और ये कॉइन भी हो सकते थे मेटल के, बट उनका जो मेटेलिक वैल्यू है या जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जिसका वो बना हुआ वो कम हुआ करता था, और जो आपका फेस वैल्यू है वो ज़्यादा हुआ करता था। ठीक, इनिशियली जितना भी पैसा इशू किया जाता था उसके लिए एक सर्टेन उसी के इक्वल अमाउंट का प्रीसियस मेटल जो इशूइंग अथॉरिटी थी अपने पास रख लिया करती थी। बाद के दिनों में जो सोसाइटी फर्दर अपग्रेड हुई, इकोनॉमी और एडवांस हुआ, उस कंडीशन में फिएट मनी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया। फिएट मनी का मतलब कि गवर्नमेंट कोई भी या सेंट्रल बैंक कोई भी मनी इशू करती है या करेंसी इशू करती है, तो उसके बैकिंग में मेटल या प्रीसियस मेटल अपने पास रखना अनिवार्य नहीं होता। बैकिंग के तौर पे गवर्नमेंट का प्रॉमिस होता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, और गवर्नमेंट बस ऑर्डर देती है, वादा करती है, गारंटी देती है
या ट्रस्ट जताती है सोसाइटी में कि अगर आपका लॉस होता है या मनी का वैल्यू लॉस होता है या डिग्रेड होता है तो उसी इक्वल में गवर्नमेंट उसको एडजस्ट करेगी या बियर करेगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा एक गारंटी होता है, ये फिएट मनी कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मोहम्मद बिन तुगलक का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे किसको ले लें, मिडल इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि टोकन करेंसी जारी किया था। क्या था ये? टोकन करेंसी था। पहले नंबर पे इसका जानिए आप। ये आपका क्या है कि सारे के सारे पेपर करेंसी हैं। टोकन करेंसी जो मोहम्मद बिन तुगलक का था, इसमें फेस वैल्यू ज्यादा थी मेटेलिक वैल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो ये मेटल बना हुआ था, मान के चलिए ये था आपका बना हुआ किसका, ब्रॉस एंड कॉपर कॉइन इक्वल थे किसके, ब्रॉस और कॉपर कॉइन किसके इक्वल थे, आपके सिल्वर एंड गोल्ड के। ठीक है, तो ये फेल क्यों हो गया, कारण क्या है, डुप्लीकेसी यानी कि फोर्स्ड डुप्लीकेट मनी, डुप्लीकेट करेंसी एंड काउंटरफीट करेंसी, काउंटरफीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्लैक मनी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो गई। जब ये हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्लैक मनी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो गई एंड पैरेलल इकोनॉमी प्रिवेल करने लगी। ठीक है, पैरेलल इकोनॉमी ये प्रिवेल करने लगी उस टाइम। यहां पे एक चीज ये ध्यान देना है कि ये टोकन करेंसी थी, यानी कि जो फेस वैल्यू है ज्यादा है मेटेलिक वैल्यू के। पहला पॉइंट। बाइकिंग में इसने क्या है कि कोई मेटल अपने पास नहीं रखा, जैसे कि इनिशियली बैक्ड बाय द प्रीशियस मेटल, यानी अपने पास सर्टेन प्रीशियस मेटल जितना अमाउंट जारी किया गया, इशू किया गया करेंसी, उतने अमाउंट का प्रीशियस मेटल अपने पास स्टोर कर लिया जाता था इस वाली कंडीशन में। बट यहां पे इसने स्टोर में बैकिंग के तौर पे क्या रखा, बैकिंग के तौर पे किंग प्रॉमिस या ऑर्डर या कह दीजिए गारंटी। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट की या किंग की जो गारंटी थी कि ये ब्रॉस और कॉपर के बने हुए जो सिक्के हैं उनका वैल्यू आपके सिल्वर और गोल्ड के सिक्कों के बराबर होगा, ये एक तरह से प्रॉमिस था। मेटल वेटल अपने पास स्टोर में नहीं रखा, प्रीशियस मेटल गोल्ड और सिल्वर, यहाँ पे बस ऐसे प्रॉमिस किया, वादा किया। इसीलिए इस बैकिंग के आधार पे हम एक पॉइंट यहाँ पे कह दें कि ये क्या था, ये फिएट मनी था। क्या था ये, फिएट मनी था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो करेंसी जारी किया एक प्रकार का वो फिएट मनी था, ये यहां पर प्रूफ हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि ये आपका टोकन करेंसी था। टोकन करेंसी का मतलब कि जैसे मान के चलिए कि ये आपका 100 रुपये का कोई सिक्का था, कितने का, 100 रुपये का, और ये आपका मेटेलिक वैल्यू जो नहीं है इसकी, अगर आप जाएंगे मेटेलिक वैल्यू पे तो कॉपर की मात्र, सपोज दैट कि कॉपर वॉपर कितने में मिलेगा, 100 रुपये का, ये 50 रुपये का इसका जो है वैल्यू था, मेटल का वैल्यू, जबकि फेस वैल्यू ज्यादा हुआ करता था। लिखा हुआ यानी कि फेस वैल्यू ज्यादा उसका सामान मिल सकता था कंपेयर टू जो इसका मेटेलिक वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू जिसका वो बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको टोकन करेंसी भी कह सकते हैं और आपका फिएट मनी भी कह सकते हैं। इस कड़ी में हमने जो है हिस्ट्री भी पढ़ ली और फंक्शन भी पढ़ लिया मनी के। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इसका क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मनी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।